हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टकल आपका। चलिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम अनुसूचियां कर ली थी और हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, नीति निदेशक तत्व 36 से 51 तक। और चौथा चौथा भाग क्या है? नीति निदेशक तत्व हो गया। और 4A भाग क्या है? 4A तो क्या कहोगे? मूल कर्तव्य, यानी 51A। इसको 51A भी लिख सकते हैं, का भी कह सकते हैं, सेम। ठीक है। भाग 5 में क्या है? संघ है, 52 से 151 के बीच में। भाग 6 में क्या है? राज्य है, 152 से 151, सॉरी 152 से 237। ठीक है। सात सात जो है इसे हटा दिया गया है प्रेजेंट टाइम में, ये हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है दोस्त। चलिए 8 देखते हैं। 8 को संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है, यानी यूटी की बात करता है, तो वह कितना है? 239 से 242। ठीक है। 9 पंचायत की बात करता है, ये 243 से 243 ओ तक। ठीक है। फिर देखते हैं 9 का नगर पालिका की बात करता है, 243 पी से 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक है। और 9 खा क्या करता है कि सहकारी समितियों की बात करता है, इसमें 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड एन तक है। ठीक है दोस्त। चलो आगे देखते हैं। 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात करता है, 244 से 244 का। ठीक है। 10 हो गया। 11 की बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध जो है, उसको संबंध स्थापित करने की बात भाग 11 में कही गई है। 245 से 263 आर्टिकल है। ठीक है। और 12 की बात करें तो वित्त और संपत्ति, संविधान और वाद की बात, 264 से 300 का। ठीक है। तीसरा 13 भारत के भारत के और राज्य क्षेत्र के अधीन व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात करता है, 301 से 307 तक। ठीक है। 14 की बात करें, भाग 14 तो संघ राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, 308 से 323। ठीक है। 14 के का की बात करें तो अधिकरण है जिसे क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूनल। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होती है कि ट्रिब्यूनल, जैसे कि कोई एक मुद्दा आ गया, मान लीजिए कोई भी मुद्दा है गवर्नमेंट। ठीक है। तो उसके आधार पे अगर कोई चीज, उस मुद्दे को अगर सुलझाना, तो उसके लिए जो समिति बनाई जाती है उसी को एक तरीके से ट्रिब्यूनल कहते हैं। मतलब अस्थायी रूप से बनाई जाती है। ठीक है। 243 का से लेकर के 223 खा तक। ठीक है। आगे देखते हैं। 15 भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है, 324 से 329 के बीच में। 16 क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, इसमें क्या है? 330 से 342 तक आर्टिकल। ठीक है। भाग 17 की बात करें तो राजभाषा है इसमें, और 343 से 351 तक है। ठीक है। आगे देखिए। 18 की बात करें तो भाग 18 में क्या है? तो आपात उपबंध है, 352 से 360 तक। 19 की बात करें तो प्रकीर्ण प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण मतलब कि स्कैटर्ड। ठीक है। लिख लीजिए स्कैटर्ड। ठीक है। स्कैटर्ड की बात करता है, 361 से 337 के। ठीक है। आगे देखते हैं। 20 भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है, 368। और 21 की बात करें तो अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, 369 से 392। 22 की बात करें तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और प्राधिकृत पाठ, 393 से 355। ठीक है। आगे हमारा भाग समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ वो देखते हैं। देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में। ठीक है। नेतृत्व में क्या? रियास
रियासती मंत्रालय का निर्माण किया गया, रियासती मंत्रालय बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ठीक है। जूनागढ़ रियासत की बात करें तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के आधार पर भारत में मिलाया गया, ठीक। मैं एक कहानी बताती हूँ आपको। जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह थे, ठीक है। राजा हरि सिंह थे, और हरि सिंह ने कहा था कि जब भारत हमारा आजाद हुआ तो आजाद होने के एक दिन पहले जस्ट, यानी 14 अगस्त को क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, तो भारत अलग बन गया, पाकिस्तान एक अलग बन गया राज्य देश, ठीक है। तो पाकिस्तान, तो ये भी उस समय ये हुआ था कि जो भी देसी रियासतें हैं, जो देसी रियासतें हैं, अगर वो चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है, भारत में नहीं सम्मिलित कर सकती, पाकिस्तान में भी नहीं सम्मिलित कर सकती, जिस जैसे चाहे वो रह सकती। तो उस समय क्या हुआ कि ये जो देसी रियासत थी जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह ने ये कहा कि भाई मैं भारत में इसको शामिल नहीं करूंगा अपने राज्य को। और जब इन्होंने शामिल नहीं किया तो क्या हुआ कि जैसे ही पाकिस्तान राज्य बना तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने इस पर धावा बोल दिया, पाकिस्तान ने धावा बोल दिया जम्मू कश्मीर पर। जब इसने धावा बोल दिया तो जो पीओके बना हुआ है, पीओके, तो पीओके तक जब पाकिस्तानी घुस आए जम्मू कश्मीर में। जब घुस आए तो ये हार गए, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह की सेना जो थी परास्त हो गई। इनकी बस का कुछ था नहीं, तो फिर ये आए, कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से कि आप मेरे राज्य को भारत में मिला लीजिए। जब इन्होंने हाथ गोड़ जोड़ा भाई, इन्होंने, तो इनसे कहा गया कि भाई आप विलय पत्र पर पहले हस्ताक्षर करिए, तब हम अपनी सेना को वहां पे भेजेंगे, ठीक, लड़ने के लिए। तो भारत ने उस समय फिर अपनी सेना को भेजी, और उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, तो क्या कहोगे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन तत्कालीन अ, उस पे कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना को भेजा, और पाकिस्तानियों को खदेड़ा बाहर। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि वहीं पीओके तक, पीओके से आगे वो नहीं गए, ठीक है। पीओके को ही एक बाउंड्री मान ली गई, तो इसीलिए आज प्रेजेंट टाइम में भी जो पाकिस्तान है, ठीक है, पीओके पर अधिकार कर लिया है, ठीक है। अगर ये पहले हरि सिंह जी अगर पहले भारत में शामिल कर लेते तो ये पीओके का मुद्दा आ रहा है ना दोस्त, ये पीओके का मुद्दा ना आता आज, ये बता रहा हूँ, ठीक है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए तो भारत में शामिल हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है, याद रखिए। अब आगे देख लेते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। भारत में राज्यों का संघ है, भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि राज्य से जब सभी राज्य मिले तभी एक भारत बना, इसीलिए कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है, एक एग्जाम में लास्ट टाइम आया भी यही, ठीक है। तो दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय करके राजधानी जो बनाई गई दादर नागर हवेली दमन दीव की, वह दमन बनाई गई। तो ये विलय कब हुआ, पहले ये चीज आप जान लीजिए, 2021 में विलय हुआ, 2021 में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें भारत अर्थात इंडिया की बात करता है, राज्यों का संघ। भारत अर्थात इंडिया की बात करता है, तो जो भारत संघ है किसका, राज्यों का। राज्यों और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची, राज्य क्षेत्र उसके कौन से होंगे जो पहली अनुसूची में दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र अर्जित किए गए अन्य राज्यों से समाविष्ट होंगे, ठीक है। इसको याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरे में कहता है कि नए राज्यों नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, और उनकी स्थापना की बात करता है। तो नए राज्यों के प्रवेश और उसकी स्थापना के बाद अनुच्छेद 2 में लिखा गया है, ठीक है। और अगर बात करें अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं के नाम में परिवर्तन संसद विधि बना करके कर सकती है। एक चीज देखिएगा इसमें, ये जो आर्टिकल 2 है, इसमें क्या कहा गया कि भारत से बाहर, ठीक है, भारत के बाहर के क्षेत्र को मिलाने की बात कर रहा है, ठीक है। क्षेत्र को मिलाने की बात कर रहा है, मिलाने की बात कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, भारत के अंदर ही, ठीक है, भारत के
अंदर ही बात कर रहा है। तो भारत के अंदर मान लीजिए जैसे कि कोई राज्य है तो उसको नाम उसमें परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे कि आंध्र प्रदेश था, ठीक है, देखिए पहले आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को दो राज्यों में डिवाइड कर दिया 2014 में, ठीक है। 2014 में इसको डिवाइड करके क्या बनाया गया, एक एक राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश, और एक क्या बना दिया गया था, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। तो वही वैसे ही इसमें परिवर्तन जो है, अगर राज्य के अंदर ही कोई परिवर्तन होता है तो वह क्या, वो किसके अंतर्गत होगा, अनुच्छेद 3 के, ठीक है। अगर राज्य के बाहर मतलब अपने देश के बाहर, ठीक है, देश के बाहर हो रहा है, किसी राज्य को विलय किया जा रहा है, तो वह आर्टिकल किसके अंतर्गत आएगा, तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत। याद रखिए, इसमें इसमें हर बच्चों का कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आज मैंने क्लियर कर दिया है, शायद आपको दोबारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बताइए। राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो राज्यों के पुनर्गठन के आधार, पुनर्गठन उचित है, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए संविधान सभा ने क्या किया कि राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे अवकाश पूर्व यस के धर की अध्यक्षता में क्या हुआ, एक 4 सदस्यीय समिति आयोग का गठन किया गया, जिसे कहा गया यस के धर आयोग बनाया, ठीक है, धर आयोग। और इस आयोग के आधार पर क्या कहा गया कि पुनर्गठन का विरोध किया गया। तो इस आधार पर ये जो आयोग बनाया गया धर आयोग, इसमें कहा गया कि पुनर्गठन का विरोध किया जाएगा, मतलब किसी भी राज्य को पुनर्गठन, मतलब उसके राज्य को उसके भाषा के आधार पर डिवाइड नहीं किया, भाषा के आधार पर किसी राज्य का डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना ही उचित होगा, ठीक है। प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार इन द सेंस की देखिए कितनी अच्छी पकड़ कितने क्षेत्र पे है, किस क्षेत्र पे किसकी पकड़ कैसे है, उस आधार पे डिवीजन करना ये इसमें सही बताया उचित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस ने कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया गया, जिसे कहा गया JVK राव, जेवीपी समिति का गठन किया गया, ठीक है। और इस समिति में क्या कहा गया, भाषाई आधार पर पुनर्गठन, राज्यों को पुनर्गठन की मांग को क्या किया गया, खारिज कर दिया गया, भाई खत्म कर दिया गया। हाँ, भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, इसने भी ठुकरा दिया, जेवीपी समिति ने भी। जी देखिए, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी और सीतारमैया जी, ठीक है, ये समिति बनी और इसमें मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाई के पोट्टी श्री रामल्लू, ठीक है, पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया। मद्रास में पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया और इन्होंने कितने दिन तक, 58 दिन तक आमरण अनशन किया और 15 दिसंबर 1952 को रामल्लू की मृत्यु हो गई। और रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने तेलुगु भाषाओं के आधार पर पृथक आंध्र प्रदेश राज्य प्रथम गठन की घोषणा कर दी। तो प्रथम आंध्र प्रदेश जो था भाषा के आधार पर गठन किया गया 1 अक्टूबर 1953, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया ये भाषा के आधार पर, ये पहला राज्य था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कब स्थापित हुआ, कब बना, ठीक है। राज्यों का गठन, आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1 अक्टूबर 1953, डेट याद रखिएगा, कभी कभी मिलाने को आ जाता है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना। और महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960 को गुजरात, 1 मई 1960 को नागालैंड, 1 दिसंबर 1963 हरियाणा, 1 नवंबर 1966 हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 को, मेघालय 1972 को, मणिपुर 1972 को, त्रिपुरा 1972, ठीक है, डेट याद, ठीक है दोस्तों। सिक्किम, सिक्किम की बात करते हैं 1975, मिजोरम 1987 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, गोवा की स्थापना 1987 में, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, ठीक है। और अगर झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को, तेलंगाना
2 जून 2014 को स्थापित। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यह जो हाँ, आंध्र प्रदेश जो हुआ उसका गठन हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पे। और यह राज्य जो हुआ, अभी देखिए, यह राज्य जो हुआ स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश की राजधानी उस समय क्या बनाई गई, तो कर्नूल बनाई गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, तो फजल अली जी को अध्यक्ष बनाया गया। और इसके अन्य सदस्य क्या में कौन रहे, पंडित हृदय नाथ कुंजरू जी रहे, सरदार के एम पाणेकर जी थे। ठीक है, आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया। और भारत के इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बताए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 गठित हुआ था। ठीक है, और 1954 में, नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर, कराईकल भारत को सौंप दिया। और ये नगर मिल करके क्या बने, हस्ताक्षर किए गए 1956 में इस संबंध में। और इसके बाद इन्हें मिला करके क्या बनाया गया, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र बना दिया। तो पांडिचेरी का गठन किस किस को मिला करके हुआ, किन किन बस्तियों को, क्या कहोगे, पांडिचेरी को, यनम को, चंद्रनगर को और कराई को। ठीक है, आगे देखते हैं। 1954 भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन, दीव को मुक्त करा लिया पुर्तगालियों से। ठीक है, पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और उनसे पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन, दीव को पर, परिशिष्ट में शामिल करके प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, जिन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में देखिए शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं। क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद क्या क्या होती है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो इनका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद, मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो मंत्री होते हैं। कौन, केंद्रीय मंत्री, जो कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इससे संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उपाध्यक्ष बनते हैं। और प्रतिवर्ष ये बदलते रहते हैं, प्रतिवर्ष इनका बदलना शुरू रहता है, बदलते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है उसके संबंध को अच्छे से बनाए रखने के लिए यह क्षेत्रीय परिषद जो होती है भूमिका निभाती है। ठीक है, उनके बीच में कोई विवाद न हो सके, केंद्र और राज्य। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। और ये क्या है, सांविधिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषद क्या है, सांविधिक निकाय है, ना कि यह संवैधानिक निकाय है। अब ये क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सी क्षेत्रीय परिषद है, 5 क्षेत्रीय परिषद आई थी, तो हम उनको देख लेते हैं एक एक करके। चलिए, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, तो पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, राजस्थान आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा, दिल्ली। मतलब कि भारत के जब से ऊपर वाले क्षेत्र, ऊपर वाले क्षेत्र, ऊपर ही ऊपर, उत्तर ही तो था ना। देखिए, जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये भारत का उत्तरी पॉइंट है, तो यहीं के क्षेत्र तो आएंगे ऊपर वाले सारे। ठीक है, ये ऊपर वाले सारे आ गए। ठीक है, उत्तर वाले तो उत्तर में हो गए। ठीक है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। अब देख लेते हैं मध्य के, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में मध्य वाले आ जाएंगे भाई, मध्य वाले उत्तर प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा और छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के हो गए, मध्य मध्य क्षेत्रीय परिषद के हो गए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो पूर्वी में, पूर्वी पूरब के आ जाएंगे इधर के। ठीक है, तो पूरब में कौन कौन से, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। ठीक, ये राज्य हो गए। अब देखते हैं पश्चिमी क्षेत्रों के राज्य। पश्चिमी क्षेत्रों के राज्य यानी पश्चिम की ओर के क्षेत्र देख लीजिए, गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गए, गोवा हो गए, दमन दीव, दादर नागर हवेली। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हो गए ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के राज्य हैं। ठीक है,
अब देख लेते हैं दक्षिण के, तो दक्षिणी के दक्षिण वाले देख लीजिए, दक्षिण वाले दक्षिण में, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु और पुदुचेरी, ठीक है। ये सब क्षेत्र कहाँ के हैं? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के आएंगे, ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिएगा कि हाँ, पूर्वोत्तर देख लीजिए, पूर्वोत्तर परिषद। तो पूर्वोत्तर परिषद का गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया, 1971 के द्वारा किया गया। और 1972 में यह अस्तित्व में आया। इसमें कौन कौन से सदस्य थे? देखिए, असम था, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, ठीक है, ये सम्मिलित रहे। और 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बन गया। और कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो कि क्षेत्रीय परिषदों के हैं, ठीक है। 2002 में क्या हुआ? पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम का संशोधन के बाद क्या हुआ? परिषद में संगठक संगठक राज्य के राज्यपाल और संगठक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट 3 सदस्य और भारत के गृह मंत्री के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 2018 में पुनर्गठन के बाद गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास के राज्य मंत्री के उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। ये बात है। अब इसमें एक चीज हम देख लेते हैं कि इन क्षेत्रों का मुख्यालय कौन कौन सा रहा, ठीक है। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे रहा? दिल्ली में रहा। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद बनाया गया। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई बनाया गया। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई बनाया गया, ठीक है। आगे कि भारतीय नागरिकता देखते थे। नागरिकता क्या की बात करें तो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 एकल नागरिकता है। इसका प्रावधान 1955 निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त, जन्म से, वंश से, ठीक है, जन्म से, वंश से, ठीक है, और देशीकरण से, ठीक है, और पंजीकरण से, ये 4 प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारत में। फर्स्ट, जन्म के आधार पर जिस व्यक्ति का जन्म जो है भारत में हुआ हो 26 जनवरी 1950 या फिर उसके बाद, वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है, ये कहा गया है। आगे देखते हैं। वंश के आधार पे अगर नागरिकता हमें लेनी है, अगर हमारे माता पिता या फिर आपके माता पिता, किसी के माता पिता का जन्म जो है भारत में हुआ हो और उसका वह बच्चा जो होगा उसे नागरिकता जो है वंश के आधार पे मिल जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। माता पिता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। तो माता की नागरिकता के आधार पर अगर माता भाई भारत की है और बच्चा जो है विदेशी है, विदेश में जन्म हुआ, उसकी जो नागरिकता होगी, उसको किस आधार पर नागरिकता मिलेगी? तो वो क्या कहेंगे? 1992 के नागरिकता अधिनियम के द्वारा मिलेगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देशीकरण की बात करें, देशीकरण की नागरिकता भारत सरकार के देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, देशीकरण से नागरिकता मिल गई, ठीक है। पंजीकरण की बात करें, पंजीकरण के द्वारा वर्गों में किए जाते हैं नागरिकता, भारत की नागरिकता, उसके लिए हम देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान है पंजीकरण से। पंजीकरण में क्या है कि प्रार्थना पत्र, पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत के में आप रहे हो, 6 माह पूर्व से आप भारत में रहे हो भाई, मतलब 6 माह से पहले से आप भारत में रह रहे हो तो आपको पंजीकरण के आधार पे क्या है, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वे भारतीय जो कि अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, अविभाज्य भारत मतलब जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था तब से आप बाहर हैं, तब भी आपको भारत की पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाए।
वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर लेती हैं तो उनको भी भारत की नागरिकता पंजीकरण के आधार पे मिल जाएगी। भारतीय नागरिकों की नाबालिग बच्चे जो होंगे वह भी उनको नागरिकता जो है पंजीकरण के आधार पे भारत की मिल जाएगी। चलिए छठवां देख लेते हैं। मंत्रिमंडलीय देशों की नागरिकता जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों तो आवेदन पत्र दे करके भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। भूमि विस्तार के द्वारा यदि किसी नए भूभाग में भारत को शामिल किया जाता है, नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में जो निवास कर रहे लोग होंगे उनको व्यक्तिगत आधार पे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, भूमि विस्तार के आधार। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया। ठीक है, और इस आधार पर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 आधार पर क्या कहा गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति की को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक नागरिक हो, माता पिता में से। चलो आगे देखते हैं। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं वे वे अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना पड़ेगा दोस्तों। पहले यह कितनी अवधि थी? 6 महीने थी, बढ़ा दिया गया। देशीकरण के द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका, 10 वर्ष तक भारत में रहा गया। अब पहले ये कितना था? 5 वर्ष तक था देशीकरण के लिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों को लागू होगा। सभी राज्यों। भारतीय नागरिकता के अंत कैसे कैसे होगा ये देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता का अंत जो है वह फर्स्ट आधार जो होगा कि आपने अगर नागरिकता खुद से त्याग दी तो भारत की नागरिकता समाप्त। दूसरा क्या है कि किसी अन्य देश की नागरिकता आपने ले ली तब भी समाप्त हो जाएगी। और या तो सरकार आपसे खुद छीन लेगी। सरकार कैसे छीनेगी? आपने किसी ऐसा काम किया, कोई ऐसा काम किया जो देश के हित में नहीं है। जैसे आपका पाकिस्तान से लिंक है, आपने पाकिस्तानियों से मिला हुआ है, आपने बम फोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, आपका पाकिस्तानियों से, आतंकवादियों से लिंक है पूरा। तो ये इसकी वजह से अगर आपको भारत सरकार को पता चल गया तो आपसे नागरिकता को छीना जा सकता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में क्या है? राज्य में अचल संपत्ति अर्जन के संबंध में और राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में छात्रवृत्ति अथवा इसी प्रकार की सहायता जो कि राज्य सरकार को प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग अपना पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, हम लोग आ गए हैं मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट को लिया गया है हमारे संविधान में। इसका वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है और यह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 3 में इसे क्या कहा गया है कि यह भारत का मैग्ना कार्टा है भाई, भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया इसे। मूल अधिकारों का जन्मदाता भी इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं। मैग्ना कार्टा जो है यह कहाँ का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधानों का प्रयोग जो है, राज्य शब्द का प्रयोग व्यापक अवधारणा है। राज्य शब्द के परिभाषित जो है आर्टिकल 12 करता है। राज्य शब्द निम्नलिखित शामिल है। राज्य में क्या क्या शामिल है वो देख लेते हैं। तो भारत सरकार जो होगी वह राज्य में आएगी। भारत की संसद वह भी राज्य के अंतर्गत है।
प्रत्येक राज्य की सरकार विधानमंडल वह भी राज्य के अंतर्गत है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार वह भी राज्य क्षेत्र के अंदर है। ठीक है दोस्तों। लेकिन 13 की बात करें तो इसके अनुसार ऐसे किसी कानून की अनुमति नहीं है जो भारतीय संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता हो। और अगर 13 के 2 के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता, या राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 का मौलिक अधिकारों को छीनती हो लोगों की, भाई उसको कम करती हो, उसका उल्लंघन करती हो, तो वह कानून अगर जो बनाया गया है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है वह शून्य हो जाएगा भाई, शून्य, समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 के 4 के अनुसार क्या है कि अनुच्छेद की कोई भी बात संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होगी। 368 के तहत संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए। अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षण बनाता है। संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान यानी 352 अनुच्छेद के दौरान जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये असीमित भी नहीं है भाई, मौलिक अधिकार असीमित भी नहीं है, ये वाद योग्य होते हैं। ठीक है, ये राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध भी लगाता है। युक्त प्रतिबंध कैसे? ऐसे इन द सेंस ऐसे कि अगर आपकी नागरिकता ऐसे है, ठीक है, कि आपकी नागरिकता, आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी वजह से किसी की दूसरे की फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक अधिकार को क्या है कि कोई हानि हो रही है तो आपके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित होना चाहिए। इसका निर्णय अदालत ही करती है दोस्त। ठीक है, आगे देखिए। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में 226 और उच्चतम न्यायालय में 32 के तहत क्या है जा करके गुहार लगा सकता है कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है भाई, हम इसको सेफ्टी की जाए। ठीक है, अपील कर सकता है, अपील हो सकती है। ठीक है, अपील कर सकता है। आगे देखते हैं। मूल संविधान 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन प्रेजेंट में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आर्टिकल 31 और 19 के वन या के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया और भाग 12 के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बना दिया। रखें। 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की और मूल अधिकारों का प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। ठीक है, आगे देख लेते हैं मौलिक अधिकार कैसे कैसे है, कौन। ठीक है, समता और समता और समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो 19 से 22 के बीच में है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार देखें 19 से 22 के बीच में अनुच्छेद। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा 29-30 हो गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। समता का अधिकार 14 से 18 में क्या कहा गया है कि सबके लिए एक समान कानून होगा। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, एक समान कानून होगा और ये लागू होगा उन पर। ठीक है, आगे देखिए 15 जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 15 के 1 में कहा गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें में से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा। 15 के 2 की बात करें तो इसमें नागरिकता केवल मूल अधिकार, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें में से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता।
वंचित नहीं किया जाएगा सार्वजनिक स्थानों से। 15 में 15 के 3 की बात करते हैं तो इसमें 15 के 1 और 2 के क्या है अपवाद है। उसमें क्या कहा गया है कि 15 में कोई भी बात स्त्रियों और बालकों के लिए है तो उनके लिए कोई विशेष उपबंध भी किया जा सकता है। स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है, उनके लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है। 15 के 4 की बात करें तो 15 के 1 और 2 में 15 के 1 और 2 में सामान्य नियम का दूसरा अपवाद यह है कि पिछड़े शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग, जिसमें पिछड़े वर्गों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उन्नति के लिए विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान किया जा सकता है। याद रखिएगा। यह अनुच्छेद 15 के 4 के संविधान का प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा मद्रास राज्य बनाम चंपकई दोराई राजन के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले को शून्य कर देता है। चंपकई दोराई राजन, इसको याद रखिएगा कि 15 के 4 जो है चंपकई दोराई राजन की केसवाद से संबंधित है 1951। ठीक है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अगर देखते हैं 15 के 5 की बात करें तो 2006 में 93वां संविधान संशोधन के द्वारा जो, और इसके तहत क्या किया गया कि शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के और पिछड़े वर्गों का नामांकन के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई। शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था। 6 की बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटों की आरक्षण की व्यवस्था 10% के आरक्षण किया गया है। ठीक है, 15 के 6 में। आगे देखते हैं 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता होगी, अवसर की समानता होगी, सबको अवसर सबको दिया जाएगा। ठीक है, 16 के 1 में क्या कहा गया कि किसी भी पद के नियोजन या फिर नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों को अवसर जो होंगे वह समान होंगे। ठीक है, 16 की 2 की बात करें तो इसमें इसके अधीन किसी भी नियोजन या फिर पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास या फिर इनमें में से किसी एक आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे कोई भेदभाव। मतलब किसी पद के लिए मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 16 के 2 में कहा। 16 के खंड 1 और 2 के अधीन नियोजन में नियुक्ति के अवसर पर समता और युक्त नियम 3 अपवाद जो कि इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 16 के 3, 16 के 4, 16 के 4A और 16 के 5, यानी कि सब क्लास 5 ऐसे बोलते हैं इसको। देखिए अनुच्छेद 16 सब क्लास 3 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के यह अधिकार होता है कि वह सार्वजनिक रोजगार की नियुक्ति के पहले राज्य क्षेत्र के भीतर निवास के संबंध में कुछ विशेष नियम बना सके। और 16 के 3 का उद्देश्य राज्य के क्षेत्र में निवासियों को सरकारी नौकरी की प्राथमिकता देना। जैसे आपके क्षेत्र की कोई है, ठीक है, आपके राज्य का कोई पर्सन है, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जो निवासी है, तो सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ रही है तो उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही अवसर दिया जाए। ऐसा प्रावधान अगर गवर्नमेंट चाहे, उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो कर सकती है। ऐसे ही किसी भी राज्य का पहले अदर देश के नहीं आएंगे, पहले हमारे प्रदेश वाले भरेंगे अपनी नौकरी में, फिर बाहर वाले आएंगे। तो ऐसा प्रावधान जो है 16 के 3 में किया। 16 के 4 में क्या कहा गया कि अनुच्छेद किसी भी सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों और पक्ष का जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के राय और राज्याधीन सेवाओं के पर्याप्त नहीं है, मतलब किसी भी प्रतिनिधित्व का जो पिछड़ा वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व अगर राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो क्या करेंगे, नियुक्ति के लिए उनके पदों में आरक्षण की उपबंध किया जा सकता है। यह 16 के सब क्लास 4 में दिया गया। 16 के सब क्लास 4 में क्या कहा गया कि 77वें संविधान संशोधन 1995 में जोड़ा। तो इसमें क्या कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय और राज्याधीन सेवाओं में
पर्याप्त नहीं है, उसके लिए सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति और आरक्षण करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 16 की 4 खा में कहा गया है कि 21वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा इसे जोड़ा गया, और इसमें कहा गया है कि उपबंधों के अनुसार किसी वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित है। मान लीजिए किसी भी वर्ष में कोई वैकेंसी आई तो उस जिस सब कास्ट के लिए, जिसके लिए, फिर कि जिस पिछड़े वर्ग के लिए यह वैकेंसी रिजर्व की गई, उन्हें आरक्षित की गई कि हाँ इतनी वैकेंसी इसके लिए आरक्षित है। अगर वो नहीं भरती है तो उस वर्ग को अगले साल जब वैकेंसी आएगी तो उसमें उसे जोड़ करके लाया जाएगा। ठीक है, उसे आरक्षित किया जाएगा, उसे समाप्त नहीं किया जाएगा, चाहे 50% की सीमा से ही अधिक आरक्षण क्यों ना हो जाए। ठीक है, इसमें देखिए उच्चतम न्यायालय ने 1992 में इंदिरा साहनी मामले में क्या कहा था कि यह आरक्षण की तिथि, आरक्षण निर्धारित की थी कि क्या थी कि नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में अधिकतम सीमा आरक्षण जो होगा वह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी वाद में इसे डिसाइड किया गया था 1992 में। ठीक है, और इस सीमा को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही तोड़ा जा सकता है। इसलिए इसमें कहा गया कि 50% से ज्यादा भी हो सकता है। भाई अगले साल बढ़ जाएगा, अभी बच गया तो यार अगले साल के लिए आएगा तो फिर बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ भी सकता है, वो प्रावधान मान्य नहीं होगा कि चाहे 50% से ज्यादा है। 16 की 5 की बात, इसके अनुसार नियम और कानून किसी भी धार्मिक और सांप्रदायिक संस्थान और कार्यकलाप के संबंधित पदों पर शासी निकाय के सदस्यों के लिए बनाया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी विशिष्ट धर्म या फिर संप्रदाय के व्यक्ति को नियुक्ति किया जा सकता है। सरल शब्दों में अगर बात करें तो खंड धार्मिक और सांप्रदायिक संस्थाओं के पदों पर नियुक्ति धार्मिक निर्धारित हो। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 16 के 16 आर्टिकल 6 में क्या कहा गया, 6 में क्या कहा गया कि 81वें संविधान संशोधन 2000 में इसको जोड़ा गया, और इसमें ईडब्ल्यूएस को किसी भी पद पर 10% आरक्षण की बात कही गई है। 10% आरक्षण,